الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 10वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और अपनी निशिस्त का आगाज़ एक बड़े मशहूर कौल से करूंगा कि तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है और इसे जन्नत से कम कीमत में ना बेचना। तस्किया नफ्स क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपनी नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। ये नफ्सी की जंग है जो हमें या तो जन्नत में लेके जाएगी या फिर दोज़ख में। नफ्स की कितनी इक़साम होती हैं ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान MD किंग्स ग्रुप उवैस अहमद थानवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं और निशिस्त को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हमारी निशिस्त में आज नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अंसारी। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। लोग मुश्किल में लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में होगा जब हश्र बपा देखेंगे
इनके मुल्क होगा जब हश्र बपा, देखेंगे उनके मुल्क के आका अपने ही गुलामों की तरफ देखते हैं, आका अपने ही गुलामों की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में खाली जाए, खाली जाए, खाली जाए, कोई मंगे ताये गवारा ही नहीं। खाली जाए, कोई मंगे ताये गवारा ही नहीं, कि झोली भर भर के वो साइल की तरफ देखते हैं, झोली भर भर के वो साइल की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फ़हाद मेरे भाई, बहुत खूबसूरत आवाज़। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें अता फरमाए। अवैस भाई, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त में पूरी जिसे कहते हैं पाकिस्तान में एक सेम सूरत हाल है और सिंध में ज़्यादा लॉकडाउन के ऊपर सख्ती है, तो इस वक्त में जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन्हें कितना लॉस हो रहा है? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। जी बिल्कुल, तकरीबन 20 मार्च 2020 और आज है 4 मई 2020, तकरीबन समझें 40 दिन से ज़्यादा हो गए। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो तबका नीचे मज़दूर तबका होता है, जो 15,000, 16,000, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ता है, वो तबका इस वक्त बहुत मुतासर है। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास तकरीबन आप एक प्रोजेक्ट पे अगर लगाएं तो तकरीबन 300, 350 मिनिमम लोग काम करते हैं। अगर मैं एक प्रोजेक्ट एक बिल्डर की बात करूं तो एक बिल्डर इस वक्त कम से कम अगर 4 या 5 प्रोजेक्ट कर रहा है तो तकरीबन उस एक कंपनी के कम से कम 1500 मज़दूर इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। तो कितने बिल्डर शहर में काम कर रहे हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सख्त से सख्त मेहनत होती है वो कंस्ट्रक्शन में आपको देखने में नज़र आती है। बिल्कुल, तो वो तबका इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। जिसमें भराई वाला है तो वो सिर्फ भराई करेगा, जिसको हम कहते हैं छत भराई के वक्त आप अक्सर लोगों को देखते होंगे भागते हैं ट्रॉलियाँ लेकर। बिल्कुल, वो सिर्फ वही काम कर सकता है। पत्थर चढ़ाने वाला पठान सिर्फ वो पत्थर ही चढ़ा सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जो दूसरे लोग हैं, पत्थर तोड़ने वाला होता है, एक पत्थर चढ़ाने वाला, एक पत्थर तोड़ने वाला होता है। ये बड़ी सख्त मजदूरियाँ हैं जो लोग करते हैं। तो इनको वो सारा मेहनत मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिलता है वो मिलता है 16,500 रुपये मिनिमम, और कोई अगर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा तो 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें महाना, जिसमें खाने वाले उसके बीवी बच्चे, माँ बाप और कोई छोटे 2, 4, 3 भाई बहन होते हैं तकरीबन। तो वो इस वक्त वो लोग जो हैं वो बहुत, अल्लाह माफ़ करे, बहुत अजियत का शिकार हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो गैरत के नाम के ऊपर लोगों से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं। ये रोडों के ऊपर नहीं निकल सकते, या आपके घर की घंटी नहीं बजा सकते, या आपसे मांग नहीं सकते।
तो कोई अल्लाह का वली जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रोज़ी पहुंचा रहा होगा बेशक, किसी ना बेशक। किसी के ज़रिए। तो मगर इस वक्त मुतासिर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत परेशान हैं लोग। अच्छा अवैस भाई, हमने सुना था कि वफाक की जानिब से कोई बड़ा पैकेज का ऐलान हुआ है और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हैं इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो क्या वफाक और सिंध के एक पेज पे ना होने से अब तक वो खुशखबरी आप लोगों की पूरी नहीं हुई है? नहीं जी, सबसे पहले तो मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और हमारी एसोसिएशन है आबाद के नाम से, जो एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है पूरे पाकिस्तान की, तो उनके जितने भी चेयरमैन जो पिछले 2-3 सालों में रहे, उनका बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और ख़ास तौर पे हमारे जो पैटर्न इन चीफ़ हैं मोहसिन शेखानी साहब, उनका बड़ा किरदार है। जो पैकेज उन्होंने प्रपोज़ किया था खान साहब को, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते थे कि वो हम लोगों को दें, जो आवाम है उन लोगों को भी रिलीफ दें और जो बिल्डर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी रिलीफ दें। तो खान साहब ने रिलीफ तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो रिलीफ हमारे लिए उस वक्त तक किसी काम में नहीं होगा जब तक जो है वो यहाँ की सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ उसमें ताउन ना फरमाए। खान साहब ने काम खोल दिया, काम इंडस्ट्री का बड़ा दर्जा दे दिया हमारी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। पहले इसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया था, माशाल्लाह वो भी कर दिया है। तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर तो होंगी, मगर जैसे ये कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से एक तो परेशानी है, और जो चीज़ें खुल गई हैं अभी तक SOPs हमारे सामने आए तो हैं, मगर उन पर अमल दरामद करके काम नहीं शुरू कराया सिंध गवर्नमेंट ने। ये क्योंकि मुझे जब तक काफ़ी जगहों से ये बिल्कुल मुझे शिकायत भी आ रही है, लोग भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें खुलने की भी हैं उस पर भी आई डोंट नो, मैं अभी कोई क्योंकि शहरी ट्रांसमिशन में बैठा हूँ, कोई मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता, बट ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है। जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने बताया कि कितने बड़े सर्कल पर इनके लोग होते हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे वैसे ये बताइएगा कि अभी जो ज़ाहिर है कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स होंगे जो बीच में हाफ कंस्ट्रक्शन में होते हैं जिसकी किस्तें भरनी होती हैं, तो अभी तो जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी आगे खुलने के बाद भी लोग शायद बेचारे उस तरह किस्तें भर पाएंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी आगे कंस्ट्रक्शन में? शरी भाई, बिल्कुल आगे आने वाले वक्त में बड़ी मसाइल हैं। अव्वल तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक कराया हुआ है उन लोगों की अपनी ज़रूरत है उस अपार्टमेंट की, मगर अगर उनका कारोबार नहीं चलेगा, उनकी नौकरियां नहीं होंगी, तो वो किस्तें कहाँ से भरेंगे? सही बात। तो इस वक्त तो इस वायरस के चक्कर में जो इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर परेशानी आई हुई है, अल्लाह ही की तरफ से आई हुई है। इनमें तो सबको, हम तमाम लोगों को शामिल होकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि कुर्राए अर्श के ऊपर कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसकी अल्लाह ना सुने। कोई एक शख्स एक मुल्क में हो जाए, 2 मुल्कों में हो जाए, 3 मुल्क में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इस वायरस को भेजकर तमाम दुनिया को स्टॉप कर दिया। और अल्लाह ने अपनी वहदानियत बता दी है कि मैं हूँ कुन फयकून, जो मैं चाहूँगा वो होगा। बेशक। तो वही हो रहा है। तो परेशानी आएगी, लोग किस्तें कहाँ से देंगे अगर नौकरियाँ नहीं होंगी, कारोबार में पैसा नहीं कमाएंगे तो किस्तें कहाँ से देंगे? तो जाहिर है जब काम खुलेगा तो चीज़ें परेशानी ज़रूर आएगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी समझें 40 दिन हुए हैं, हमें नहीं मालूम आगे मजीद कितना और ये चलना है। मगर इस इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें एक दिन काम बंद होने से हम 10-12 दिन पीछे हो जाते हैं। एक दिन तो आप हमें देख लें तो हम कितना पीछे चले गए। हमारे जितना मजदूर तबका है, जितनी लेबर है, वो सब अपने घरों को जा चुकी है, यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि वो इस शहर में कमाने के लिए आते हैं। जब कमाने का दरवाज़ा ही उनका बंद हो चुका होगा तो वहाँ ये शहर में रह नहीं पाएंगे, वो यहाँ पे रेंट नहीं दे पाते, वो यहाँ पे हमारी साइटों के ऊपर रहते हैं जहाँ उनको रेंट नहीं देना पड़ता। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह जो उन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे दिलवाता है, जिनके यहाँ वो काम कर रहे होते हैं। मगर कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अपनी रोटी रोज़ी खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। ऐसे बहुत सारे। जब यहाँ पे उनको वो नहीं होगा तो वो अपने गाँव गोटों में चले गए, बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के किराए देकर वहाँ पहुँचे। अब आने की उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी तो हम नहीं आ सकते जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। तो ज़ाहिर है अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत सारी चीज़ें, अभी चीज़ें खुली नहीं है, वो लोग आएंगे तब की
देखेंगे क्या सिलसिला बनता है। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को मैं इस वक्त यहाँ पे इस वक्त मुखातिब हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इस मामले को बहुत सीरियस लेके सोचे, क्योंकि देखें ये जितने भी बिल्डर्स होते हैं, एक तो इनका अपना सरमायाकारी इनकी बहुत लगी होती है, अपना पैसा लगा होता है, फिर साथ में लोगों का भी लगा हुआ होता है। और जब ये सूरत हाल रहेगी, लोग किस्तें नहीं भर पाएंगे, तो फिर प्रोजेक्ट्स लेट होंगे तो फिर और बहुत से मसाइल होंगे। और भी बहुत सवाल है वो अब अवैस भाई से पूछेंगे। तो मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा और हमारा मौजू आज का तस्किया नफ्स। तस्किया नफ्स के बारे में कुरान पाक में क्या फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसे कि आपने शुरू में सूरह शम्स का ही हवाला दे दिया था और उसमें अल्लाह ताला ने वादे तौर पर इरशाद फरमाया है कि क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, कि अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। अफलाह के मतलब ऐसी फलाह जो दायमी कामयाबी हो, ऐसी नहीं कि आर्जी तौर पे बंदा कामयाब होगा, बल्कि ऐसी कामयाबी जो बंदे को ऐसी कामयाबी की तरफ ले जाएगी कि जो दायमी कामयाबी हो और वो फलाह पा जाएगा। तो मुराद क्या हुई कि नफ्स एक ऐसी शय है कि जो गुनाहों की तरफ राग़िब भी होती है, गुनाहों की तरफ और ख्वाहिशात की तरफ उकसाती भी है, लेकिन जो इंसान उस नफ्स पर काबू पा लेता है और गुनाहों से अपने नफ्स को पाक कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे कामयाब कह रहा है। रब जिसे कामयाब कहे, मिसाल के तौर आम बंदा किसी को कामयाब कहे, यार बड़े तुम कामयाब आदमी हो, कहते ना भाई आप तो बड़े कामयाब आदमी हैं, तो भाई क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी जद्दोजहद की, आप कामयाब हो गए। रब उन्हें कामयाब कह रहा है जो अपने नफ्स पर काबू पाते हैं। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिन्होंने अपने नफ्स को गुनाहों में आलूदा रखा, रब ताला फिर फरमा रहा वो लोग नाकाम हो गए। मालूम ये चला कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नफ्स ऐसी शय है, अगर ये कामयाब हो गया तो इंसान कामयाब हो गया, अगर ये नाकाम हो गया तो इंसान बर्बाद हो गया। अच्छा, तो नफ्स पे काबू कैसे पाए? बहुत से लोग होते हैं इनको पैसे की एक हविस होती है और उसको कमाने के चक्कर में सही गलत भूल जाते हैं, इस तरह और बहुत सी चीज़ें। तो नफ्स पे काबू पाने के लिए कोई दुआ है? बिल्कुल दुआ है, लेकिन सबसे पहली बात कि मेरे आका ने फरमाया अफज़ल जिहाद जिहाद बिन नफ्स, सबसे बड़ा जिहाद जिहाद बिन नफ्स है। मिसाल के तौर पे एक तो दुश्मन मैंने कहा ना कि नज़र आ रहा है, ये वो दुश्मन है जो नज़र नहीं आता और इसको अल्लाह ने जिहाद जैसे फ़र्ज़ है, इसको अल्लाह ताला ने जिहाद अकबर कहा है। तो अकबर जिहाद से लड़ना तो सबसे औला वाला है। अब रहा दुआ की बात, तो सबसे पहले इस नफ्स को जब आप, क्योंकि शैतान से लड़ाई है ना, शैतान से आपकी खुली जंग है। अब इसमें आप दुआ की बात करते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से लेके बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और जितनी भी अल्लाह के आयात कलिमात हैं वो सब कीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, ये ऐसे नफ्स ज़हर नहीं आता। पहले इसको क्या करना पड़ता है, इसकी 3 किस्में हैं, वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह बयान भी करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले बंदा जायज़ कामों से रुके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नाजायज़ कामों से रुक जाए। जायज़ से मुराद ये, हमारे बहुत से भाई, हमारे शेख साहब या कोई भी चाय पीते होंगे, आप भी पीते होंगे, चाय पीना जायज़ काम है, लेकिन कभी हद से ज़्यादा पीना गलत है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप इस जायज़ काम को कहें कि आज चाय पीने के दिल जा रहा है, आज चाय मीठी नहीं पीऊँगा, फीकी पीऊँगा, फिर एक दिन बिल जा रहा है चाय पे, फिर एक दिन आप पिए ही नहीं। तो बहुत से जायज़ काम, ठंडा पानी पीने जा रहे हैं, आप ठंडा ना पिए, आप सादा पी लें। तो जब आप जायज़ कामों से नफ्स को रोकेंगे तो आप में कुव्वत पैदा होगी कि आप नाजायज़ काम से भी रुक जाए। बिल्कुल, ये कि प्रैक्टिस होती है जी, किस तरह हम नफ्स पे काबू पाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल बात होती है नफ्स पे काबू पाना, क्योंकि इंसान है, ज़ाहिर है, और ख़ताओं का पुतला है। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने आइडिया बताया, बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप जायज़ कामों से रोके देखें। आप कोई किसी भी चीज़ के अगर एडिक्टेड है तो आप कहें आज ये मैं नहीं करूँगा, अगर आप उस पर काबू पा रहे हैं तो फिर आप बड़े बड़े उस पर काबू पा सकते हैं। वैसे भाई मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक मसला ये भी आता है लोगों के साथ कि कुछ ऐसे बिल्डर्स होते हैं, कुछ सारे में सबकी बात नहीं कर रहा, जो प्रोजेक्ट्स बता रहे होते हैं जी फलानी जगह ज़मीन है और फिर लोगों से किस्तें ले लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा कोई फ्लैट लेना चाह रहा है तो बिल्डर की पहचान क्या होगी कि हाँ ये बंदा जो है इसके पास हम इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग साथ फ्रॉड भी हुए हैं, तो इसकी कोई पहचान होती है? देखें, सबसे पहले तो जिसने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें सबसे पहले उस बिल्डर की पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। ग्रेट। कि जी मैंने अगर किसी के पास प्रोजेक्ट में बुकिंग करानी है तो इसने प्रीवियसली क्या काम किया हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट इसने मार्केट में डिलीवर किए हैं, अगर वो डिलीवर किए हैं तो वो आया 15-15 सालों में डिलीवर किए हैं या टाइमली उसने अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। एक तो सबसे पहले ये। ठीक है। दूसरा,
हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड, उसकी मेंबरशिप चेक कर लें। ठीक है, वो मैंडेटरी मेंबरशिप है। अगर कोई भी शख्स पूरे पाकिस्तान में काम करेगा, वो आबाद का मेंबर होगा तो काम करने की इजाज़त है लीगली। और अगर उसने आबाद की मेंबरशिप नहीं ली और वो काम कर रहा है तो वो इलीगल काम कर रहा है, जिससे हमारा किसी भी बिल्डर बरादरी का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर चेक कर ले किसी के पास। और तीसरी बात ये कि बहुत सारे माजी में ऐसा हुआ है, हम छोटे थे अक्सर हमने सुना कि किसी जगह के ऊपर हाईवे के और थोड़ा आगे चले जाएं कहीं प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं होता। हमने ट्रस्ट के ऊपर उनके पास बुकिंग करा ली। आप अपना 1 घंटा आधा घंटा निकाल कर जगह को विज़िट कर लें। बिल्कुल। आया उस जगह के ऊपर ऑथेंटिसिटी क्या है, आया उस जगह के ऊपर प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, वेरिफिकेशन कर लें। क्या वो जगह अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए इदारे मौजूद हैं, KDA मौजूद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मौजूद है, उसके पास जाएं, जाकर पूछें कि जी फलां प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया है, ये इसकी पब्लिकेशन आई है, इसकी ऑथेंटिसिटी हमें बताएं। उन इदारों से वेरीफाई करवाएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वेरीफाई करवाएं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाएं, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाएं। जिस जगह के ऊपर वो ज़मीन आ रही है, जिसमें फॉल हो रही है, उस इलाके का जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे आप वेरीफाई करवाएं। अच्छा, मैंने देखा अवैस भाई, लोग ना कीमत कम सुन के ना कहते हैं कि बस ठीक है। और ये आप जो बात करी है बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे बहुत से लोगों के साथ माजी में फ्रॉड हुए हैं। और ये बताने का मकसद भी ये है कि अभी भी हम देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं इश्तिहार चोरी छुपे चल रहे होते हैं कि जी पता नहीं कौन सी जगह पे ज़मीन है और सोने के दाम, कौड़ियों के दाम है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो उवैस भाई ने बताया कि आपके लिए वेरिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी अमल है और ऐसा करा करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत कंप्लेन आती है। इस वजह से मैंने कहा उवैस भाई बैठे तो ये सवाल भी कर लूँ कि थोड़ी सी तहकीक करें, फिर अपना आप इन्वेस्टमेंट जहाँ लगानी लगाए। अच्छा उवैस भाई, मैंने ये भी देखा था कि आपने एक राशन ड्राइव भी की थी, उसमें क्या आपने देखा इस वक्त में? ज़ाहिर आपने तो मुझे बताया कि लोग बड़ा इस वक्त में परेशान हैं। मैंने ये भी देखा है कि अब लोग इस लेवल पे आते जा रहे हैं कि वो राशन देख के एकदम झपट्टा मारने लगते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाजायज़ तौर पे ज़्यादा जमा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। तो आपने राशन ड्राइव करी, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने इधर ऑन एयर बताया है, वरना तो मेजॉरिटी मेरे जो करीब के लोग हैं उनको भी नहीं मालूम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये तो वो काम है जो बिल्कुल छुप छुपा कर करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवाया और अल्लाह ताला अभी भी करवा रहा है, माशाअल्लाह, जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहली राशन ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह हमने की थी 23 मार्च को, माशाअल्लाह। तो 23 मार्च को अपने घर से ऐसे ही निकला, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत चीज़ें लेकर चलते हैं ज़रा रोड के ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन लॉकडाउन को हो गए थे। हमने कहा कि देखते हैं क्या सिचुएशन, भाई के साथ निकला और जाके देखते हैं क्या सिलसिला है। तो रोड के ऊपर निकले तो वो मज़दूर बैठे हुए थे, जो हम टीवी के ऊपर सुन रहे थे कि मज़दूर तबका मुतासर हो रहा है, मज़दूर तबका मुतासर हो रहा है, मज़दूर। हमने वहाँ राशन ड्राइव करी अपनी, और घंटा 1 घंटे में, उस दिन पहले दिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम करके कवर करके वापस आ गए। 2-3 दिन के बाद जब हम दोबारा निकले तो जो 3 दिन पहले हमने देखा था उससे 4 गुना लोग जो हैं वो रोड के ऊपर आ गए, और वो उसी तरह हाथ के ऊपर नई हथौड़ियां लेके बैठ गए। और वो शक्ल देखे, मजदूर जो होता है ना, मैं आप तो बचा लेंगे फौरन। इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 14-15 साल हो गए, तो मजदूर की शक्ल देखकर पता चल जाता है कौन मजदूर है। तो वो लोग होते हैं जो ज़ाहिर है दिन भर काम नहीं करते, उनकी ख़वातीन घरों में लोगों के घरों में काम करके पैसे कमा के उनको देती हैं। वो मर्द हजरात लोग रोड के ऊपर बैठे हैं, शक्ल से ही मजदूर नहीं लग रहे। अच्छा, फिर हमने वहाँ पे ड्राइव ख़त्म करी, फिर हमने कोशिश करी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए कि हम मुस्तहिकीन तक पहुँचें माशाअल्लाह। हमने उन लोगों के ID कार्ड्स इकट्ठे किए, हमने रैकी करवाई। हम जिस इलाके में हमें राशन ड्राइव करनी होती थी, हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उधर अपना नुमाइंदा भेजकर उसके अतराफ़ में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करने वाला हूँ, तो मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको बरोकार लाते हुए मैंने काम करना है। तो मेरे 2-3 दोस्त 4 दोस्त हम लोगों ने ये काम किए। तो हम पहले वहाँ जाकर पहले हमने ID कार्ड्स इकट्ठे किए मुस्तहिकीन, क्योंकि देखें इलाके के किसी एक शख्स को अगर आप अपने साथ शामिल कर लें तो वो बता देगा कि कौन कौन लोग मुस्तहिक हैं। उसी ने ही हमारे साथ जो है वो सदर का इलाका और बंस रोड पे हमने की माशाल्लाह, सदर के एरिया में की, रेलवे कॉलोनी में की। यहाँ वो लोग हैं शहरी भाई जो आप यकीन करें इतनी गुर्बत में रह रहे हैं कि आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
और ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जो घरों से बाहर लोगों के घरों में घंटियां नहीं बजाकर राशन नहीं मांग सकते, ये वो लोग हैं। राशन ड्राइव जितने भी लोग करते हैं, राशन की तकसीम करते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, और ये जो तरीका इन्होंने बताया यही है बेहतरीन तरीका कि आप सफ़ेद पोश मुस्तहक लोगों तक तस्दीक करके पहुँचाएं। देखें ये तो अपने पास से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डोनेट भी करते हैं कि जी आप हमारी तरफ से कर दें, तो वो उनकी अमानत है। ये नहीं है कि उन्होंने आपको पैसे दी तो आप कहें बस जी जिसको ले जाना है ले जाओ, नहीं, उस तक पहुँचाएँ जिसको ज़रूरत है, और यही बेहतरीन तरीका। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रूरत। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का है, शुक्र, आप बताएं। अच्छा जी, ये बताएं आज क्या बना रही हैं आप? आज आपकी फेवरेट चिकन। मेरी फेवरेट चिकन, वाह, बिला वजह का इल्जाम। अच्छा ठीक है, फिर? अच्छा, तो आज हम बना रहे हैं चिकन राइस प्लेटर। जैसे शवरमा के प्लेटर्स मिलते हैं आजकल, रोटी अलग होती है, मसाला अलग होता है। ओके। तो वैसे ही ये हम प्लेटर बनाएंगे जिसमें चिकन अलग होगी, बटर राइस अलग होंगे, और थोड़ा सा ग्रीन सैलेड अलग होगा। अच्छा, ये पूरा एक प्लेटर बना हुआ होगा जिसमें सारी चीजें होंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, किस तरह बनता है ये? जो राइस है वो मैंने ऑलरेडी कुक करके रखे हैं। ठीक है। इसको मैंने वाटर पानी में येलो कलर, फूड कलर और सॉल्ट डाल के जो हम नॉर्मल उबालते हैं वो उबाल लिया। उबालने के बाद छान लिया। छानने के बाद एक पैन में गरम चावलों में ही बटर और ब्लैक पेपर मिक्स कर लिया। तो ये आपके बटर राइस तैयार है। ठीक है। अब हम चिकन के लिए क्या कर रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो हरी चटनी है? जी, हरी चटनी नहीं है, हरा मसाला है हमारा। अच्छा जी, तो इसमें हमने हाफ बंच हरा धनिया, हरा पुदीना ले लिया, पर इसको मैंने पानी से ब्लेंड नहीं किया। ठीक है। इसमें पानी नहीं जाएगा, इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर जाएगा, 2 टेबल स्पून आपका दही जाएगा, और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और इसमें 1 हरी मिर्च जाएगी। एक ठीक है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और फिर हम इसमें चिकन में डालेंगे मैरिनेशन के लिए कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, और ये हमारा जो मिक्सचर है, पेस्ट है, ये हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे हाफ एन आवर के लिए। फिर हम इसको सॉटे करेंगे थोड़े से तेल में, इतना ज़्यादा नहीं करना क्योंकि प्लेटर में ना तेल आपका बिल्कुल साइड हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, ये जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा तो हम एक प्लेटर में लगाकर मायोनीज के अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के उसको मिक्स करके चिकन के ऊपर सिजल करेंगे बस। वाह, ऐसे ये यमी किस्म के ये खाने बना रही हैं ना कि क्या बात है, और जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रही होती हैं दिमाग में आ रहा होता है। बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारी नशिस्त में इस वक्त जो नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनको तकरीबन 5 साल से देख रहा हूँ, और अभी मैंने इनसे इनकी उम्र पूछी तो इन्होंने कहा मेरी उम्र 11 साल है। यानी कि जब ये 6 साल की थी तब से ये नातख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़, और आवाज़ के साथ जिस तरह ये प्रेजेंट करती हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ नूर से दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां
चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह बेटा, बहुत खूब माशाल्लाह। और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी आवाज़, और बच्ची बड़ी प्यारी है। जब भी इसको देखते हैं खुशी भी होती है। और छोटा सा देखते देखते आज मैंने इसको देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। अल्लाह ताला तमाम बहनों के, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बात हो रही है तज़किया नफ्स पे, तो क्या किया जाए? आप वैसे बड़ी रेमेडीज़ बताते हैं कि कलौंजी खा लें या कड़ी पत्ता खा लें बीमारियों के लिए, तो नफ्स पर काबू पाने की भी कोई रेमेडी होगी? कैसे पाया नहीं जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरी भाई, तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब जो खानकाही निज़ाम है, जो पहले खानकाहें हुआ करती थी, रुश्द व हिदायत के सेंटर हुआ करते थे, आज फ़ी ज़माना उतारा सेंटर बन गए हैं। देखिए, एक तो वो मखसूस लोग थे जो ज़िक्र अस्कार के ज़रिए, इस तालीमात के ज़रिए अपने नफ्स पे काबू पाते थे, अपने नफूस पे काबू पाते थे। एक ये रमज़ानुल मुबारक का जो माह है, श्याम है, पूरा महीना, ये हमें तज़किया नफ्स सिखाता है। यानी कि जायज़ चीज़ सामने रखी हुई है, पानी मौजूद है, खाना मौजूद है, लेकिन हाथ रुक रहा है, ये तज़किया नफ्स है। पूरा महीना ये जहाद अकबर से को मुशाबह किया गया है कि जब हम जायज़ चीज़ों पे अपना हाथ रोक लेते हैं तो अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। और जब हम तज़किया नफ्स कर रहे होते हैं तो नफ्स अम्मारा, जिसके बारे में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे, नफ्स अम्मारा वो इंतहाई ख़तरनाक नफ्स जो हमें वसवसे डालता है, वो हमें नफसानी ख्वाहिशान डालता है, और वो हर कदम पर हमें धोखा देता है। इस तरह धोखा देता है जिस तरह रोड पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने आपको पानी नज़र आ रहा होता है, जबकि वो पानी नहीं होता, वो शराब होता है। बिल्कुल। तो नफ्स हमारा भी इस शराब के तरह से एक धोखा देता है इंसान को, और उस धोखे में मुब्तला करके वो बंदा ये समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल जो कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारूँ, जबकि वो इंसानियत की घटिया तरीन मिसाल बन जाता है। और ये जो अभी डॉक्टर मुबशिर ने बात की है, बड़ी सही करी है कि रमज़ानुल मुबारक सबसे अच्छा तरीक़ा है कि ज़ाहिर जायज़ चीज़ है खाना, जायज़ चीज़ है पानी, लेकिन आपने रोकना है अपने आप को, अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी नफ्स पर भी काबू पाने की आप कोशिश करें, और इसको 30 दिन नहीं बल्कि 365 दिन के लिए आप इसको कंटिन्यू करें। वैसे भाई, हम ये देखते हैं जितने भी हमारे बिल्डर साहिबान हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके मुँह से मैं अक्सर एक शिकायत सुनता हूँ कि जी NOC मिलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या NOC आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही होती? क्या नक्शे में कोई प्रॉब्लम होता है? क्या रीज़न क्या होता है कि NOC मिलने पे हर कोई बेचारा परेशान होता है, NOC बड़ी मुश्किल से मिलती है? बड़ा अच्छा शहरी भाई आपने ये सवाल किया, और मैं चाह रहा था कि अगर आपका ये सवाल होगा तो इस आपके चैनल के थ्रू जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचेगी। देखें, एक बिल्डर को NOC एक इदारे से नहीं एक इदारे से हासिल नहीं करना होता। हमें एक बिल्डिंग बनाने के लिए 18 NOCs लेने पड़ते हैं। 18 NOCs। SBCA के कई NOCs SBCA के हैं, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का अलग है, MPGO का अलग है, स्ट्रक्चर का अलग है, उसके बाद NOC फॉर कंस्ट्रक्शन अलग है, NOC फॉर सेल अलग है। उसके बाद आ जाएं आप
गैस के डिपार्टमेंट से अलग एनओसी लेना है, के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट से अलग एनओसी लेना है, वाटर बोर्ड से सेवरेज का अलग लेना है, पानी का अलग लेना है। ये सारे एनओसी अगर आप जो अच्छा, फिर उसके बाद ये जो फ़ज़ाई हुदूद का मामला चल रहा था सिविल एविएशन का, बिल्कुल आपने 2 साल पहले 2.5 साल पहले शुरू हुआ था कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं बनेंगी और याद आ गया मुझे, बिल्कुल बहुत सारे मसाइल हुए थे। उसके लिए उन्होंने पीएफ का एनओसी लेना लाजमी करार दे दिया, सिविल एविएशन से एनओसी लेना लाजमी करार दे दिया, सर्वे ऑफ पाकिस्तान से एनओसी लेना लाजमी करार दे दिया। तो 18 एनओसीज लेने में हमें कोई 1.5 साल तो हमें ज़मीन ख़रीदने के बाद एनओसी लेने में लग जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप लोगों की चीज़ें पूरी भी होती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, या एनओसी मिलती ही इतने टाइम में, या फिर ये है कि जी सरकारी स्टाइल में कि अच्छा आना फिर कर देंगे? सर सिस्टम के तहत अगर एनओसी लेने जाएंगे तो आपको तब भी टाइम लगेगा, और सिस्टम के बगैर तो तो आप लोगों ने कभी आबाद ने ये बात करी कि कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए? हम तकरीबन कोई 6-7 साल से, यानी नवाज शरीफ साहब के दौर से इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बहुत हमें प्रॉब्लम आई 2008 से लेकर 2013 तक, उन 5 सालों में, जो 5 साल बदतरीन 5 साल थे हमारे मुल्क के लिए भी थे और हमारे शहर कराची के लिए ख़ास तौर के ऊपर, 2008 से 2013 तक। हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़ी कोशिश की कि हमारा वन विंडो सोल्यूशन हो जाए। मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में कोई इलीगल काम मैं नहीं कर रहा, मैं ज़मीन ख़रीद रहा हूँ मार्केट वैल्यू देकर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ज़मीन का एनओसी प्रोजेक्ट पे जितना मुझे उसकी हाइट मिल रही है उतना ही मैं बना रहा हूँ, जितना मेरा सेलेबल एरिया है उतना ही मैं बना रहा हूँ, जितना मेरा फुटप्रिंट है उतना ही बना रहा हूँ। मगर फिर भी उन सारी चीज़ों को बनाने के बाद जब मैं नक्शा लेकर इदारे में पहुँचता हूँ तो मुझे इधर से उधर, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, पांचवी जगह। अच्छा, जब मैं एनओसी फॉर सेल ले लेता हूँ ना तो मैं प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता हूँ। अच्छा ये भी बात सुनिए, आपके ये जो सामने लोग बैठे हुए हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। वो हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं कि आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया, आपने ये कर दिया। देखें, प्रोजेक्ट डिले करना बिल्डर की अपना नुकसान है। मैं ज़मीन आज जिस भाव ख़रीद रहा हूँ, अगर मैं प्रोजेक्ट डिले करके 7 साल में प्रोजेक्ट दूँ तो मुझे प्रोजेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं 7 साल में इतने पैसे कमा लूँगा जितने मुझे प्रोजेक्ट बनाकर नहीं मिलने। बिल्कुल, मैं क्यों अनाउंस करूँ प्रोजेक्ट? अच्छा, एनओसी फॉर सेल लेने के बाद मुझे एनओसी कंस्ट्रक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें लोग बहुत परेशान करते हैं, ख़ुद भी होते हैं, ज़ाहिर है उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है, बुकिंग करा चुके होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आपका, अब वो उनको बताते हैं हम कि इदारों में ये मसले मसाइल हैं, चीज़ें हैं, तो मगर उस आम आदमी का कसूर नहीं है, मेरे नज़दीक उसका कसूर नहीं है। खान साहब ने बहुत अच्छे काम इक़दामात किए हैं अभी, उनको अगर ये एनओसी वाला कदम भी अगर वो उठा लें कि वन विंडो सोल्यूशन कर दें और एनओसी हमें 15 दिन, 20 दिन नहीं, 40 दिन में दे दें, 45 दिन में दे दें, इससे ज़्यादा डिले नहीं करें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा अवैस भाई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है आप लोगों को? सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर रेवेन्यू भी आप लोगों की वजह से बड़ा बनता है, तो कोई सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से? देखें, आप रेवेन्यू की बात करते हैं, हमारी इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जो छोटे मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है, सरिया है, रेती टाइल्स है, मार्बल्स हैं, सैनिटरीज हैं, लॉक्स हैं, दरवाजे हैं, शीशा है, पेंट है, हर चीज़ आप देख लेना, तो वो एक इंडस्ट्री की अहमियत रखती है। तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन, जो हम चीख कर कहते हैं कि कराची वाले 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मेजॉरिटी काम जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। देखिए, मैं अगर एक बिल्डिंग बनाता हूँ ना, बिल्डिंग बनाने के बाद जब मैं उसका पोजीशन देता हूँ तो उसका पोजीशन देते ही उसमें टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, उसमें गैस बिजली पानी मिलती है, उस पर टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो हम तो रेवेन्यू जनरेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कुछ हद तक, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है हम सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, बिल्कुल करती है कुछ हद तक, मगर कहीं ना कहीं ऐसी जगहों के ऊपर आके हम स्टक हो जाते हैं जहाँ पर हमारे हाथ पैर पर, हम वफाक की तरफ तो जा नहीं सकते, सिंध गवर्नमेंट की तरफ सही सरकार को ही देख रहे हो। वैसे भाई, मैं क्योंकि ज़ाहिर क्राइम शो करता हूँ तो मेरे पास आते रहता है लोगों की कंप्लेन। ऐसा क्यों होता है? मैं ये नहीं बोला कि तमाम पुलिस वाले बुरे होते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, हमारे भाई हैं, बहुत से की शहादतें, कि ये जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो ये पुलिस की जो मोबाइल आती है, और मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि एक कोई घर भी बना रहा हो या कोई बिल्डिंग बनाता हो,
तो वो आके जी कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, तो पुलिस का इस चीज़ से क्या लेना देना होता है? आप लोगों को करना पड़ता है फेस? देखिए, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि पुलिस का जो किरदार है, जहाँ अच्छे लोग हैं बिल्कुल हैं, मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं, मगर पुलिस के अंदर भी ना कुछ काली भेड़ें हैं बिल्कुल, जो नुकसान पहुंचाती हैं इदारे को भी, शहर को भी और मुल्क को भी। तो उन काली भेड़ों के ऊपर ना शिकंजा मजबूत करने की ज़रूरत है। अब सिलसिला क्या है कि आपने देखा होगा शहर के बीचों बीच कच्ची आबादियां बढ़ गई। आप कोई घर बनाएं शहरी भाई, और उस घर पे इलाके की मोबाइल ना पहुंचे तो बताएं आप। मुझे तो आती है कॉलें कि मोबाइल आई हुई है, मैं ही परेशान होता हूँ कि यार क्यों आई हुई है। शहर में कच्ची आबादियां बीचों बीच कैसे बन गई? इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्या पुलिस वहाँ नहीं जाती? अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बात से एक बात और जोड़ते हुए चलता हूँ कि जहाँ पे कच्ची आबादी बनती है वहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटीज़ भी पहुँचती हैं। मुझे यूटिलिटीज़ हासिल करने में महीनों सालों लग जाते हैं, साल लग जाता है मुझे। अभी मेरा जैसे एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने उसका पोजीशन दिया हुआ है गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मैंने बनाई है, 18 मंजिल की। उसमें पोजीशन दे दिया, लोगों को रहते हुए 7-7, 8-8 महीने हो गए, गैस नहीं है अच्छा इस वक्त। अच्छा, क्योंकि टाइम की कमी है, मुझे एक सवाल और पूछना था। आपने कच्ची आबादी की बात करी, एक आम तासुर ये है कि कच्ची आबादी बनाई इस वजह से जाती है कि उसके बाद वहां पर पक्की आबादी करे, और इसमें जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनका एक बड़ा रोल होता है कि वो कच्ची आबादी कहते हैं जी पहले कच्ची आबादी बना दो किसी के प्लॉट पे XYZ, उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे। ये भी एक चीज़ होती है सर। देखें, इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मैं अभी हम शुरू में जो हमने बात करी थी, ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ पहला स्टेप होता है। कच्ची आबादी में गांव गोठों की ज़मीनें गोठाबाद स्कीम के नाम से वो ज़मीनें दे देते हैं और उनको बाद में रेगुलराइज भी कर देते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ही करती है। ज़ाहिर है यही 18वीं तरमीम के बाद और तो कोई नहीं कर सकता। उसके पीछे जो है ना पुष्पनाही इन्हीं लैंड ग्रैबर्स की और इन्हीं लोगों की होती है, जो इनके अतराफ़ में लोग होते हैं जो उन कच्ची आबादियों में जगहों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। कई प्लॉट ऐसे हैं जो सर 80 लाख रुपए के थे 2008-9 में, और उसके ऊपर कच्ची आबादियां बन गई। गुलिस्तान जौहर का बहुत बड़ा एक ब्लॉक है, ब्लॉक 11, 92 एकड़ के ऊपर कच्ची आबादी बन गई। उसमें एक प्लॉट 400 गज का जब कब्जा हुआ तो 70 लाख रुपए का था। आज जो है वो वहाँ पे इतनी बड़ी कच्ची आबादी बनी है कि आप अंदर घुस भी नहीं सकते। तो ये लैंड ग्रैबर्स उसमें शामिल होते हैं, पुलिस की पुष्पनाही होती है, इसमें इदारों की पुष्पनाही होती है, तमाम जी चीज़ों पे, बहुत सी चीज़ों में पुष्पनाही भी होती है, और ये एक बड़ा माफिया है जो काम कर रहा है। लेकिन मैं इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जहां उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम दी है जिससे जो बिल्डर साहिबान हैं वो खुश हैं, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, तो वो इस चीज़ के ऊपर भी देखें कि जो NOC के लिए बता रहे हैं 18 NOCs, तो जगह जाने से 1.5-2 साल तक जो इन्वेस्टमेंट है वो फंसी रहती है। इसको वन विंडो ऑपरेशन कर दें ताकि और पाकिस्तान में खुशहाली आए और जो उस वक्त मसाइल चल रहे हैं इन सब से हम निकलें। अवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान मुबारक में बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए, आपकी ख्वाहिशात पूरी करे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।